नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। जॉन एलिया का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। पिछले दिनों में जबकि हम काफी संतुष्ट भी थे और हमको बड़े आश्वासन भी हम मिल रहे थे कि कोविड के मामले हमने देखा कि कम हो रहे हैं और कम होते होते हालात लगभग अब सामान्य हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जब हमने देखा कि इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने शुरू हुए, साथ ही साथ देश में कोविड के भी मामले बढ़े। इसके बाद हमने ये भी देखा कि देश के कुछ हिस्सों में इन्फ्लुएंजा अपने पांव पसार रहा है। ये एक चिंता की बात है। और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा और कोविड दोनों मिलकर भी क्या परेशानी पैदा कर सकते हैं, विशेषज्ञों के सामने ये एक बहुत बड़ी चिंता है। और दूसरी तरफ अगर लोगों की बात करें तो हमने ये भी देखा कि किसी को भी जुकाम खांसी के लक्षण आते हैं, उसके बाद अगर बुखार आता है तो फिर घर में एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगते हैं। इन्फ्लुएंजा एक नई परेशानी पैदा कर रहा है। हमें करना क्या है और फिर क्या, ऐसे में क्या ये किसी बड़ी बीमारी की तरफ हम जा सकते हैं? दरअसल हालात कैसे हैं और हालात से निपटना कैसे है और विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये बात विशेषज्ञों से बेहतर भला कौन बता सकता है। तो स्टूडियो में बहुत स्वागत डॉक्टर निवेदिता गुप्ता, आप हेड हैं एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस डिवीजन ICMR से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं और फॉर्मर हेड हैं एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस डिवीजन ICMR के। आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। और चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर निवेदिता आपसे, और ये समझने की कोशिश करें सबसे पहले कि इस वक्त जो हालात हैं इन्फ्लुएंजा को लेकर देश में, अगर हम ये समझें कि किन राज्यों में इसके मामले ज्यादा हैं और साथ ही साथ कोविड के मामलों में भी जो उछाल हम देख रहे हैं, ये किस तरह का ट्रेंड है? देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस तो हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है और इन्फ्लुएंजा की दो पीक्स होती हैं, एक मॉनसून पीक होती है और एक विंटर पीक होती है। तो कभी कभी हम दोनों पीक्स देखते हैं, कभी कभी एक पीक आती है दूसरी नहीं आती। जैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 2021 में जब विंटर पीक मॉनसून की इन्फ्लुएंजा की आनी थी, तब ओमिक्रॉन वेव चल रही थी भारत में और तब हमने इन्फ्लुएंजा बिल्कुल भी नहीं देखा था। लेकिन मॉनसून पीक आई और मॉनसून पीक H1N1 की वजह से थी प्रेडोमिनेंटली। उसके बाद जो अब हम विंटर पीक देख रहे हैं वो H3N2 की वजह से है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस हमेशा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और ह्यूमंस को जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इन्फ्लुएंजा A होता है, एक इन्फ्लुएंजा B होता है। इन्फ्लुएंजा A ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्ट करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, H1N1 और H3N2। ये हम सालों से देख रहे हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे फ्लोरा फौना में। और दूसरा होता है इन्फ्लुएंजा बी। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, यामागाटा एंड विक्टोरिया। अब इनमें जैसे जैसे विंटर और मॉनसून पीक सब्सीक्वेंट ईयर्स की आती हैं, तो इन्फ्लुएंजा वायरस में ये खास तौर से उसको नेचर ने एक वरदान दिया है कि वो बहुत क्विकली चेंज करता है। तो वायरस हमेशा चेंज करता रहता है, लेकिन कभी H1N1 आता है, कभी H3N2 आता है, कभी टाइप B आता है। ये इस तरीके से वैक्सिंग वेनिंग होती रहती है, बट ये रहते हैं। और एक बेसलाइन केसेस इनके मॉनसून और विंटर सीजन के बिना भी होते हैं। और इसकी जो इलनेस होती है इन्फ्लुएंजा की, ये बिल्कुल कोविड-19 की इलनेस के समान ही होती है। इसकी दो कैटेगरीज में हम इनको केसेस को क्लासिफाई करते हैं। जो माइल्ड केसेस होते हैं उनको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या ILI कहते हैं जी। जो माइल्ड कॉफ, कोल्ड, हल्का हल्का बुखार और घर में थोड़े दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम सारी कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जो थोड़ी सीवियर फॉर्म की इलनेस होती है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। तो सारी बाय डेफिनेशन का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है। हाँ, तो ये दो कैटेगरीज ILI और सारी हम लोग देखते चले आ रहे हैं। और 2009 में जो हमारे पास एक बहुत बड़ा पैंडेमिक हुआ था H1N1 इन्फ्लुएंजा का, जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, उसके बाद रेगुलरली भारत में इसके ट्रेंड्स मॉनिटर करते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरसेस के।
पहले एनआईवी पुणे और एनसीडीसी दिल्ली के थ्रू करते थे, बट अभी जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि हमारा एक नेटवर्क है वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज का, तो उसका हमने पूरे राष्ट्र में 30 स्टेट्स में एक सर्वेलेंस सिस्टम बना रखा है, जिससे हम इनके ट्रेंड्स मॉनिटर करते हैं वायरसेस के लगातार। जी, हम आगे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देश के किन इलाकों में और कहाँ से हमको जीनोमिक सीक्वेंसिंग की वजह से हमको क्या क्या जानकारी मिल रही है। बट हम पहले डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, जो बात अभी डॉक्टर निवेदिता ने चर्चा में शामिल की है कि इन्फ्लुएंजा वायरस तो ये तो हमेशा से मानव के साथ रहा ही है, और अगर हम H1N1 की बात करें तो 1918 का जो स्पेनिश फ्लू है वो भी वही, और उसके 50 साल बाद 1968 में अगर हम देखते हैं तो फिर यही H3N2। लेकिन अगर ये इतनी सामान्य बात है तो फिर चिंता क्यों? चिंता दो कारणों की वजह से है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये पुराने समय से चिंता का विषय था। जो बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं और छोटे बच्चे हैं, उनमें अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो थोड़ा सा डर रहता था कि क्या उनको सांस फूल जाएगी, क्या उनको निमोनिया हो जाएगा, क्या इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कुछ लोग जिनके शरीर में प्रतिकार शक्ति अच्छी नहीं है, वो लोग शायद इससे ना बचे, ये डर हुआ करता था। अभी क्या हुआ है, कोविड का माहौल, H3N2 अभी का जो है, ये H3N2 का पैंडेमिक के वैसी सिचुएशन 68 में हुई थी। वो तो बार आता है, जैसा मैडम ने बताया, कभी H3N2 आएगा, कभी H1N1 आएगा, लेकिन हर साल कुछ न कुछ तो आना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आते थे, हम इतना गौर नहीं करते थे, क्योंकि हमको उसके बारे में या तो बराबर डायग्नोसिस नहीं हुआ करता था जी, क्योंकि डायग्नोस्टिक लैब नहीं थे। दूसरी बात, ये कोविड हुआ, कोविड की वजह से लोगों में एक किस्म का ये रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो हैं उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस आ गया ना। थोड़ा भी किसी को बुखार आया, खांसी जुकाम हो गई, सांस फूलना शुरू हो गया, तो वो सोचता है या कोविड होगा तो कुछ होगा, इसके तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस को। अच्छी बात, उस थोड़ा सा परेशान होना लेकिन पैनिक होना ये। जी डॉक्टर गंगा खेड़कर, हम आपके पास फिर से लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल समय है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अनंत मोहन, जो हेड हैं पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। बहुत स्वागत डॉक्टर अनंत मोहन आपका भी। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर निवेदिता, जो अभी तक जो बात सामने आ रही है, तो अब हम उसमें जो क्षेत्रवार अगर हमने जो बातों को समझा कि कहाँ कहाँ ये सब चीज़ें हम ज़्यादा देख रहे हैं, अगर हम ये भी देखें कि क्या को इन्फेक्शन भी देखे जा रहे हैं, क्या पता चल रहा है हमको?
को इन्फेक्शन देखे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक सर्वेलेंस सेटअप करी है 30 डिफरेंट साइट्स पे अक्रॉस द कंट्री। उसमें हम लोग इन्फ्लुएंजा के सारे चारों टाइप्स जो मैंने बताए और SARS-CoV-2 और अब हमने रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, ये सारे वायरसेस को हम इकट्ठा टेस्ट कर रहे हैं हर पेशेंट के सैंपल से। तो को इन्फेक्शन हमें मिले हैं, बट को इन्फेक्शन का अगर मैं आपको बात करूं तो उनका जो रेट है दैट इज लेस देन 0.1%। कोई ऐसी चिंता तो को इन्फेक्शन बहुत लो हैं। पिछले साल के कंपैरिजन अभी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी 0.1% से कम है को इन्फेक्शन, तो वो ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है को इन्फेक्शन की। तो कौन सा ऐसा एरिया है देश का जो आपको लगता है कि जिस पर नजर है हॉटस्पॉट के तौर पे, अगर हम देखें? अभी देखिए, अगर मैं इन्फ्लुएंजा की बात करूं तो पूरे देश में ही, पूरे देश से ही हमको केसेस मिल रहे हैं, फैला हुआ है पूरे देश में। H3N2 ही प्रेडोमिनेंटली मिल रहा है, लेकिन हमें टाइप बी इन्फ्लुएंजा के भी कुछ केसेस मिल रहे हैं। क्या भारत के अलावा दुनिया भर में H3N2 काफी फैला हुआ है? देखिए, हर देश की सीजनैलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे भारत में, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनसून पीक है और विंटर पीक है, और भारत में भी डिफरेंट राज्यों में इसकी सीजनैलिटी डिफर करती है, क्योंकि हमारी हर स्टेट में और हर रीजन में एक डिफरेंट क्लाइमेट होता है। तो 15 दिन, 1 महीने सीजनैलिटी डिफर करती है इन्फ्लुएंजा की, वैसे ही पूरी वर्ल्ड में भी करती है। तो जहाँ सर्दी ज्यादा है, जहाँ पे वेट ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहां पे इन्फ्लुएंजा के केसेस। लेकिन क्या पूरी दुनिया में इस समय H3N2 बदलते मौसम के साथ साथ जगह जगह पर जो भी सीजन के हिसाब से जो आप बता रहे हैं, क्या दिख रहा है वही है? H3N2 भी है और H1N1 भी है और टाइप बी भी है, तीनों हैं, बस उनकी मात्रा डिफर कर रही है पूरी वर्ल्ड में। कहीं H1 ज्यादा है, कहीं H3 ज्यादा है, लेकिन सारे को एग्जिस्ट, लेकिन इन्फ्लुएंजा ज्यादा है। इन्फ्लुएंजा ज्यादा है। डॉक्टर अनंत मोहन, आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। और कई एक्सपर्ट्स ने ये भी बात कही है कि पिछले 2.5-3 बरस हम लोगों ने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो पालन किया, इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बात बहुत एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और इसलिए इन्फ्लुएंजा के केसेस ज्यादा हैं। आप इस बात से सहमत हैं? कुछ हद तक हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि कोविड से पहले इन्फ्लुएंजा तो पहले भी था, कई सालों से रहा है। हम लोगों ने भी अपने कंट्री में इसको टेस्ट करना पिछले 8-10 साल में काफ़ी रेगुलरली किया, और यही वाला पैटर्न अब वापस आ रहा है। जब एक इन्फेक्शन फैलता है कम्युनिटी में, तो वो जो कम्युनिटी इम्यूनिटी एक आती है, वो एट सम स्टेज प्रोटेक्शन भी हमको देती है। तो इससे पहले वाले सीजन्स में जब एक जगह जैसे हॉटस्पॉट बना, वहाँ पे पूरे कम्युनिटी में कई लोगों को एक्सपोजर हुआ, कईयों को इन्फेक्शन हो गए, सब ठीक भी हो गए, तो उससे औरों को इम्यूनिटी भी आगे के लिए भी मिलती है। ऑफ कोर्स हम वैक्सीन भी देते हैं सिलेक्टेड सब ग्रुप को। हो सकता है कि कोविड के वजह से कोविड पे फोकस भी था, कोविड से इन्फेक्शंस भी थे, इम्यूनिटी आई। अब वो इम्यूनिटी कोविड से आई, वैक्सीनेशन भी किया, वो इम्यूनिटी H3N2 में कितना इफेक्ट करेगी ये अभी हम लोग को क्लियर नहीं है, क्योंकि वो 2 अलग टाइप के वायरसेस हैं, 2 अलग स्पीशीज के वायरसेस हैं। तो कुछ हद तक ये हो सकता है, बट इसका अभी कोई प्रमाणित एविडेंस नहीं है। बट ये थ्योरी है, हाइपोथेसिस, साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। जो वैक्सीन की बात जरा आप स्पष्ट करेंगे थोड़ी सी? आपने अपने इम्यूनिटी की जो बात की वैक्सीन से, जो इन्फ्लुएंजा के जो वैक्सीन होती है, एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी वो तो हर साल बदलती है, जो हर साल बदलती है, स्ट्रेन के हिसाब से हर साल बदली जाती है, और वो एनुअली लगाई जाती है। तो वो तो जो अभी जो एग्जिस्टिंग है, यानी जो पिछले साल जो आई, वो अभी हाल के इस इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट पर तो काम नहीं करेगी। वो डिपेंड करता है कि पिछले साल का जो वेरिएंट्स थे और अभी के वेरिएंट्स हैं, उनमें कितना मैचिंग है और कितना फर्क है। क्या हमें जानकारी है क्या ऐसी कोई? ऐसा है कि हमारा जो H3N2 का जो स्ट्रेन है, वो तो वही है, सेम पिछले साल वाला। हाँ, H1N1 का बदल गया है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी कंट्री में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का अपटेक 1 to 2% है, इवन इन द हाई रिस्क ग्रुप्स। नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन तो लेती ही नहीं है वैक्सीन। सो दैट इज द, इफ वी डोंट टेक द वैक्सीन तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? तो हम उसके बारे में, अच्छा, तो ये एक बात है कि अगर वैक्सीन ली जाए तो हम और उसको एटलीस्ट हाई रिस्क ग्रुप्स में वैक्सीन लेनी चाहिए। ओके। डॉक्टर गंगा खेड़कर, आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि अभी जो कार्यक्रम की शुरुआत में भी जो हमने बात कही कि एक तरफ जो हमने देखा कि H3N2 के मामले या
इन्फ्लुएंजा के H1N1 के भी जैसे मामले डॉक्टर निवेदिता ने बताया कि वो भी हैं, तो एक तरफ इन्फ्लुएंजा और दूसरी तरफ कोविड के मामले भी बढ़े, तो ये दोनों ही मामले एक साथ क्यों बढ़े? ये वायरस का बिहेवियर, क्या कोई वजह या मौसम इसमें क्या फैक्टर रहा होगा? मुझे नहीं लगता है कि कोविड के मामले बढ़े हैं ना। कोविड ये ऑलमोस्ट अभी एंडेमिक इन्फेक्शन हो चुका है। अच्छा। ना इस हालत में अभी सिर्फ एक ही चीज में बदलाव आया है, जो ओमिक्रॉन की वेव के बाद में सब लोग जो सोच रहे थे कि सर्दी जुकाम हुआ, तो वो सोचते थे क्यों जाके चेक करना है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट को माइल्ड इन्फेक्शन होगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने टेस्ट करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था कोविड के लिए। लेकिन अभी जब ये H3N2 आया है, तो लोगों को डर क्या हो गया, ये दोनों में से मुझे क्या है, और जो डॉक्टर के पास जाएगा वो तो दोनों की टेस्ट बोलेगा, वो सिर्फ एक की नहीं बोलेगा, क्योंकि दोनों के लक्षण जो होते हैं एक सरीखे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिटेक्शन जो कोविड का है वो तो बढ़ेगा, लेकिन इसका मायना कोविड भी बढ़ रहा है ये कहना बहुत कठिन है। कोई ऐसे किस्म की कोई एविडेंस या रिसर्च नहीं है कि जो बता पाएगी कि कोविड बढ़ रहा है। ये एक किस्म का स्पेकुलेशन है। इट इज ओनली बिकॉज वो सब लोगों को अभी वो टेस्ट करने आ रहे हैं। थोड़ा ये हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर का हिसाब ज्यादा है, ऐसे मुझे लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मामले हमें ज्यादा इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि लोग टेस्ट भी ज्यादा करा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि कोई भी मरीज आया तो उसको सिर्फ H3N2 के लिए टेस्ट करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, यानी इन्फ्लुएंजा टेस्टिंग ही ऑफर होगी वो तो नहीं है, वो तो दोनों देंगे वो। जी डॉक्टर अनंत मोहन, H3N2 को लेकर या इन्फ्लुएंजा को लेकर चिंता करने की जरूरत किनको है? जो रिस्क ग्रुप है, यानी बुजुर्ग और बच्चों को, या सभी को? नहीं, ज़्यादातर ये एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है और ज़्यादातर ये अपने आप नेचुरल तरीके से कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। जी, जैसे आपने बोला, हाई रिस्क ग्रुप को ही थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत है, और हाई रिस्क ग्रुप में बच्चे भी शामिल हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होता है, ओल्ड एज वाले भी शामिल हैं, उनका भी थोड़ा सा कमज़ोर होता है, प्लस कुछ स्पेसिफिक सब ग्रुप्स जिनको ऐसी हेल्थ कंडीशंस हों जिसके वजह से उनका रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी या लिवर डिजीज़, या जिनको कैंसर है जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, या जो बहुत लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड्स ले रहे हैं, या जिनको HIV है। इस तरह की जो भी कंडीशन जिससे इम्यूनिटी डाउन हो रही है, उनको थोड़ा सा हायर रिस्क है, उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो बात डॉक्टर निवेदिता ने कही कि लेस देन 1% लोग वैक्सीन लेते हैं, तो क्या आप भी रेकमेंड करेंगे कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उसको वैक्सीन ले लेना चाहिए, बावजूद इसके कि स्ट्रेन अगर बदला हो फिर भी? ज़रूर, क्योंकि हाई रिस्क ग्रुप को प्रोटेक्शन देना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे पास अभी गाइडलाइंस भी हैं, एडल्ट वैक्सीनेशन गाइडलाइंस अवेलेबल हैं इंटरनेशनली भी और इंडियन भी, जिसमें ये क्लियरली स्पेसिफाइड है कि वो कौन से हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनको ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगना चाहिए, तो उनको लगना चाहिए। और ये बात भी सही है कि अभी वो लेवल हमारा नहीं पहुंचा कि हम उनको कवर कर पाएँ, अवेयरनेस की कमी बोलिए या जो भी रीज़न बोलिए, बट इनको आई थिंक हमें और ज़ोर से इसको कवर करना चाहिए। जी डॉक्टर निवेदिता, एक बात यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को लेकर कई ऐसी बातें आई, और बार बार अब तो ख़ास तौर पर, और हमारे इस कार्यक्रम में भी हमने बात की कि इन्फ्लुएंजा में या किसी भी वायरल इलनेस में एंटीबायोटिक्स न लें। क्या कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ICMR बना रहा है या बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं इन्फ्लुएंजा जो केस मैनेजमेंट है उसको लेकर, जो काफ़ी स्ट्रिंजेंटली बनी हुई हैं। ICMR एज वेल एज एम्स वर अ पार्ट ऑफ इट। वो गाइडलाइंस बड़ा क्लियरली 3 ग्रुप्स में डिफाइन करती हैं इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को। जी। एक कैटेगरी A है जो माइल्ड इलनेस है, कैटेगरी A, हल्का सा खांसी जुकाम बुखार है। इनमें कोई ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है, ना कोई एंटीवायरल रिकमेंडेड है, ना एंटीबायोटिक रिकमेंडेड है। अच्छा। खाली पैरासिटामोल और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके ये लोग ठीक हो जाएं, ये कैटेगरी A के लिए रिकमेंडेड है, एंड हाई रिस्क ग्रुप ना हो। बट अगर कैटेगरी A में हाई रिस्क ग्रुप पेशेंट्स हैं
तो उनमें रेकमेंडेड है कि ओसेल्टामावीर भी शुरू कर दें जी। और दूसरा उनको टेस्ट भी करें। अदरवाइज कैटेगरी ए में ना तो टेस्टिंग रेकमेंडेड है, ना एंटीवायरल रेकमेंडेड है, ना एंटीबायोटिक रेकमेंडेड है, एक्सक्लूडिंग द हाई रिस्क ग्रुप जिसमें ये तीनों रेकमेंडेड है अगर माइल्ड भी है तो। देन वी मूव टू कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको हाई ग्रेड फीवर है, खांसी है, गला खराब है, उनमें रेकमेंडेड है कि आप ओसेल्टामावीर स्टार्ट करें। अच्छा, लेकिन उनमें सिंस ओसेल्टामावीर का बेनिफिट होता है अगर वो 48 घंटे के अंदर शुरू की जाए, अगर उसके बाद 48 घंटे लक्षण आने के बाद अच्छा। अगर आप उससे लेट शुरू करेंगे तो उसका बेनिफिट कम होता चला जाता है। बट ओसेल्टामावीर जो है वो तो कोई स्पेशलिस्ट ही देंगे, अपने आप तो जाके आप ले नहीं पाएंगे केमिस्ट से? तो उनको स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है, ओसेल्टामावीर स्टार्ट करनी है अगर स्पेशलिस्ट ने रेकमेंड की है। बट 48 घंटे की 48 घंटे में उसका मैक्सिमम बेनिफिट होता है और इन लोगों को घर पे ही रहना एडवाइज्ड है। जैसे कोविड में हम होम आइसोलेशन करते थे और जो प्रिकॉशंस फॉलो करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, वो सब फॉलो करने हैं। तीसरी है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी जो इंडिविजुअल्स हैं दैट इज वेरी सीवियर इलनेस एंड ये जनरली हॉस्पिटलाइज्ड या आईसीयू वाले पेशेंट्स हैं। इनमें डेफिनेटली ओसेल्टामावीर टेस्टिंग सब कुछ रिकमेंडेड है, प्लस इनमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंडेड हैं क्योंकि जो बहुत सीवियर इलनेस के हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो ही जाते हैं विद टाइम, तो उनमें एज पर रिकमेंडेड गाइडलाइंस फ्रॉम द फिजिशियंस उनको एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। बट कैटेगरी ए में कोई एंटीबायोटिक, इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है इसमें। ये जो एंटीबायोटिक्स को और इलाज को लेकर जो बात है, इस पर आप लोगों से एक राउंड पूरी चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के पास। डॉक्टर रमन, आपसे अब ये जानना चाहेंगे, ये बात जो इलाज को लेकर जो डॉक्टर निवेदिता ने कैटेगराइज किया A, B और C में, तो पहली बात तो यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि एक तरफ वो लोग हैं जो एक बड़ी संख्या है जिनको मामूली खांसी, जुकाम और हल्का बुखार होगा, लेकिन क्या हम ये भी कर सकते हैं, क्या ऐसा रिकमेंडेड है, और साथ में हेल्थ वर्कर्स भी हैं, तो प्रोफाइलैक्सिस वगैरह कुछ करने की जरूरत क्या है, क्या किया जाए ऐसे में कि ये आराम से मैनेज हो जाए? नहीं, प्रोफिलैक्सिस थोड़ा सा अलग वर्ड है। यानी मैं समझो कोई मेरे घर में किसी को H3N2 हो गया या H1N1 हो गया, जो भी इन्फ्लुएंजा की बीमारी है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैं जो एक्सपोज हुआ है उसको प्रोफिलैक्सिस देना जी, बिल्कुल। अगर वो हाई रिस्क केस है तो उसको हम ज्यादा प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। अगर कोई मरीज ना वो A में रहे, B में रहे, C में रहे, मैंने उसको अगर दवा दी तो वो ट्रीटमेंट के लिए हो गई ना, ठीक बात। वो पेशेंट हाई रिस्क है क्या, उसको देख के मैं करूंगा। लेकिन ये करते वक्त मेरा एक मानना है कि पेशेंट के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो दवा है, ये दवा देने के बाद में सिर्फ 1.5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है। ये क्या पूरी ठीक करने वाली दवा है? ऐसे नहीं होती है।
को ये बताना है कि समझो आपको भर्ती होने की जरूरत आई, इसीलिए आपने देखा होगा कि निवेदिता ने क्या बताया कि वो बी और सी इसमें हमने उसको देने की सोच करना चाहिए, क्योंकि शायद बी में और सी में वो एडमिट हो जाएगा बिल्कुल दवाखाने में। तो वो जहां एडमिट होगा उसका ड्यूरेशन हमको कम करने के लिए अगर दवा देने की जरूरत आई तो वो ठीक रहेगा, ये भी हमको पेशेंट्स को बताना जरूरी है। जी डॉक्टर अनंत मोहन, अब बात रह जाती है उन लोगों की जो घर पर हैं, जिनको बुखार, और ज़्यादातर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मैंने कल ठंडा पी लिया था, मैंने ये दही खा लिया रात को, ऐसे मेरा गला ख़राब हो गया, गले में दर्द हो गया, और फिर उनको फिर वही सब लक्षण और फिर बुखार और तमाम चीज़ें हो रही हैं। बात फिर ये आ जाती है कि अमूमन जब भी वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उनको एंटीबायोटिक्स ही लिखे जाते हैं उसमें, तो करें क्या फिर, बताइए। देखिए यही है कि एंटीबायोटिक्स ऐसे इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं लिखना चाहिए। ये तो पेशेंट का हिस्ट्री लेके पता चल जाता है कि ये वायरल चांसेस ज़्यादा हैं या बैक्टीरियल ज़्यादा है। आजकल क्योंकि सीज़न भी उस तरह का फैल रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो यही है सर्दी ज़ुकाम हुआ और उसके बाद मान लीजिए छींकें आने लगी, हेडेक्स थोड़े बहुत हो रहे हैं, एक फीवर हुआ या गला खराब हुआ, हल्की खांसी हुई। इस बार खांसी बहुत हो रही है ना? इस बार खांसी बहुत हो रही है, मैं उस पर आने ही वाला था कि अगर इस तरह के लक्षण है तो स्टार्टिंग में तो वायरल इन्फेक्शन ही आदमी सोच के चलेगा, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज़्यादा कॉमन भी है। तो हमको हमेशा जो कॉमन चीज़ें पहले उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो वेट कितना कर सकते हैं? देखिए वायरल इन्फेक्शन यूजली 3 से 5 दिन में धीरे धीरे अपने आप नेचुरल कोर्स में ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें ठीक हो जाती है। जैसे आपने बोला इस बार खांसी ज़्यादा चल रही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो एकदम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो इनिशियली तो हमें लोकल थेरेपीज़, एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामॉल्स, एंटी एलर्जिक्स और लोकल थेरेपी से ही आई थिंक काम चलना चाहिए, बिकॉज 90% से ऊपर लोग उसी से ठीक हो जाते हैं। माफ़ कीजिए यहाँ टोक रहा हूँ, एक और भी चीज़ हो रही है खांसी के साथ साथ। जैसे लोगों को पहले ही दिन से लोगों को खांसी के साथ बलगम आनी शुरू हो जाती है और बुखार शुरू हो जाता है, तो फिर जब वो ये लक्षण लेके जाते हैं डॉक्टर के पास तो शायद फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के, आप एंटीबायोटिक्स के लिए मना कर रहे हैं लेकिन फिर एंटीबायोटिक्स तो ज़्यादातर लोगों को देनी पड़ रही है। देखिए अगर बुखार 2 दिन से ज़्यादा चले, बलगम शुरू में बलगम आ सकता है। देखिए अगर सर्दी जुकाम है, जुकाम बलगम तो आ ही सकता है। नाक बहती है अक्सर, कई स्पेशली बच्चों में अगर नाक बहती है तो वही चीज़ वो स्वॉलो करने लगता है, वही चीज़ खांस करके निकाल भी सकता है, जिसको वो बलगम की तरह कहता है। तो वायरल इन्फेक्शन में बलगम आ सकता है, बट अगर वो जैसे कलर बदला, ग्रीनिश हो गया, येलोइश हो गया, ठीक होने के बाद 2 दिन बाद बढ़ गया, फीवर ठीक होने के बाद फिर से आ गया, तब ये लक्षण है कि ओके वायरल इन्फेक्शन तो शायद ठीक हो रहा है या उसमें सुपरएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरह का पैटर्न अगर देखे तो ज़रूर उस टाइम पे एंटीबायोटिक दें। मैं ये नहीं कहता कि एंटीबायोटिक की कभी ज़रूरत नहीं पड़ सकती, बट ज़्यादातर नहीं पड़ती है, बट उसके कुछ ऐसे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिसको लेके एंटीबायोटिक देना चाहिए, वरना उसके नुकसान एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एक और बहुत ही बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है और हमको आई थिंक उसका ध्यान रखना चाहिए। आपसे यहाँ एक बात और पूछ लें, तो किसी को भी जब ये लक्षण आए, डॉक्टर निवेदिता तो कह रही थी कि जैसे ही लक्षण आते हैं और 2 दिन के भीतर अगर ओसेल्टामिविर दे रहे हैं तब उसका फायदा है, लेकिन वो फिर आगे विशेषज्ञों की बात हो गई। अमूमन घरों में जिसको भी खांसी जुकाम के लक्षण, फिर लोगों को ये भी, जो डॉक्टर गंगा खेड़कर भी कह रहे थे, समझ में नहीं आता कि ये कोविड है या ये इन्फ्लुएंजा है, क्या करना चाहिए किसी को पहला लक्षण आते ही? देखिए सबसे पहले तो लक्षण के हिसाब से अगर उसको उसके बाद दवाइयाँ हैं, सिंपल दवाइयाँ घर पे भी वो ले सकता है। बुखार की दवाइयाँ या एलर्जी की दवाइयाँ हो वो घर पे भी ले सकता है। अच्छा। कफ सिरप है जो कि उसको पता है कि कफ सिरप, मतलब उसको पता होना चाहिए कि ये बीमारी, ये दवाई किस चीज़ के लिए है। अगर वो इतना जानकार है तो ये स्टार्टिंग वो घर में कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर सपोज 1 दिन में या 2 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा या चीज बिगड़ रही है, तब जरूर उसको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ताकि कोई चीज में लेट ना हो जाए। एक और चीज, जब आपने बुखार की बात कही, इस बार ये भी देखा गया है कि लोगों को शुरू में ही बहुत तेज बुखार चढ़ा, 102 103 तक पहुंचा, और वो 6 घंटे में पैरासीटामोल लेने के बाद भी नहीं उतर रहा था। ऐसे में कुछ सलाह देना चाहेंगे कि आप पट्टियां रखें? एक तो वैसी सर्दी जुकाम और फिर पट्टियां रखना और मुश्किल।
देखिए वायरल इन्फेक्शन का ये काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एकदम से हाई स्पाइकिंग फीवर जाता है कई बार, स्पेशली बच्चों में। बच्चों में 103, 104, 105 तक भी फीवर जा सकता है एकदम से। ऑब्वियसली पेरेंट्स घबराते हैं, क्या करें? तो उस पैरासिटामोल और पैरासिटामोल आइबुप्रोफेन कॉम्बिनेशंस होते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से, अगेन बच्चों में खासकर बॉडी वेट के हिसाब से देना पड़ता है। तो ये ऑब्वियसली अपने आप ना ही दे तो अच्छा है, डॉक्टर की सलाह से मेजरमेंट के साथ कि ओवरडोज भी ना हो। उसके अलावा भी कम नहीं हो रहा तो ज़रूर पट्टियाँ रखें, और वो ठंडे पानी की पट्टियों की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर का भी पट्टियाँ कर सकते हैं बॉडी के ऊपर। तो इसलिए उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर लगाना चाहिए, नॉर्मल वाटर से भी बॉडी रबिंग करें या बॉडी पार्ट्स के लिए थोड़ा रखें, उससे भी नॉर्मली अक्सर ठीक आ जाता है। 24 घंटे के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम में ठीक हो जाता है। एक छोटा सा जवाब और दे दें, फिर उसके बाद हम दर्शकों को फ़ोन नंबर भी बता दें जिस पर वो फ़ोन कर सकते हैं। वो ये कि पैरासिटामोल कितने घंटे में रिपीट कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे, कुछ कहते हैं 6, कुछ कहते हैं ज़रूरत पड़े तो 4 घंटे पर भी, क्या कहेंगे? अगेन इसका अगर आप बॉडी वेट के हिसाब से देखें, 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट का एक डोज होता है, जिसको आप दिन में से 650 टू 60 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 24 घंटे में दे सकते हैं। आप इसको 4 टू 6 आवर गैप पे दे सकते हैं। 4 टू 6 आवर, मिनिमम 4 आवर जरूर होना चाहिए, आइडियली 6 या 8 आवर्स का गैप होना चाहिए। और क्या पैरासिटामोल खाली पेट नहीं खानी चाहिए? किसी को बुखार है तो क्या उससे पहले कुछ खा ले और उसके बाद वो दवा ले, या ऐसा कुछ नहीं? हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। प्रेफरेबली अगर बिल्कुल खाली पेट ना हो तो ठीक है, बट कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा एसिडिटी नहीं होती। और कुछ दवाइयाँ हैं जिससे एसिडिटी ज़्यादा होती है, ये उनमें से इतना एसिडिटी प्रोड्यूसिंग। अच्छा, सिर्फ एसिडिटी की वजह से कहते हैं कि खाली पेट ना हो? हाँ, जनरली वरना कोई ऐसी बात? एब्जॉर्प्शन पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत सी बातें जानना जरूरी है, और कार्यक्रम में जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको फोन नंबर भी बताएंगे जिस पर आप फोन कर सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पूरी करी है, पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, आजादी की बोझ से हम बंधे वचन की डोर से। भारत के जन का धन संभाले है लगा के मन, हमने लिया था सेवा का प्रण, आज करें पुनः समर्पण। हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। और अब वो फोन नंबर जिस पर आप फोन करें और फोन करके आप पूछ सकते हैं विशेषज्ञों से सवाल, वो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली का एसटीडी कोड 011 और स्टूडियो का नंबर है 23097532। डॉक्टर निवेदिता, आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे, जब हम सर्वेलेंस की बात करते हैं और जो सर्वेलेंस नेटवर्क की आपने बात की थी, उससे फिलहाल हमें क्या जानकारी मिलती है? डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर तो कह रहे थे कि हम बिल्कुल नहीं मानते, कहीं ऐसे मामले बढ़े नहीं हैं, सिर्फ टेस्टिंग ज़्यादा है। जब हमारा एक सैम्पलिंग और सर्वेलेंस का इतना बड़ा नेटवर्क है, हमें क्या जानकारी इस समय मिल रही है? सर्वेलेंस से हमें ये जानकारी मिल रही है, अभी जैसे मैंने कहा, मैं पहले 30 साइट्स की बात करूंगी। हाँ। जो हम लोग कर रहे हैं इस समय सर्वेलेंस, और दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा सर्वेलेंस का जो आउटकम है,
वो ICMR की वेबसाइट पे पब्लिक डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ है। अच्छा। तो कोई भी उसको विजिट करके देख सकता है कि कौन सा वायरस प्रिवेल कर रहा है, बड़ी सिंपल भाषा में, और अलग अलग कलर्स में वो वायरसेस के ट्रेंड्स दिखते हैं। ओके। तो हमें जैसा कि दिख रहा था कि हमें दिसंबर मिडिल तक हमें ना इन्फ्लुएंजा मिल रहा था, ना कोविड-19 मिल रहा था। धीरे धीरे मिडिल ऑफ दिसंबर से H3N2 राइज करना शुरू हुआ। उसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स हमको H3N2 के साथ टाइप बी इन्फ्लुएंजा भी दिखने लगा। फिर फरवरी आते आते हमको टाइप बी इन्फ्लुएंजा के साथ थोड़ा सा H1N1 भी दिखने लगा। एंड धीरे धीरे हम अपने सर्वेलेंस नेटवर्क में SARS-CoV-2 या कोविड-19 के जो केसेस हैं उनकी पॉजिटिविटी में भी एक राइज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप ICMR का डैशबोर्ड विजिट करेंगे तो आपको अलग कलर्स में बिल्कुल साफ दिखेगा। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा है? पॉजिटिविटी जहां तक मैं बोलूं तो हम लोग 734 डिस्ट्रिक्ट्स की डेली टेस्ट पॉजिटिविटी निकालते हैं। अच्छा। अभी 40 से 50 हजार टेस्ट हो रहे हैं एंड पर डे, जबकि एक टाइम में हम 10 से 12 लाख टेस्ट करते थे। उसके बाद हम 2 से 3 लाख पर आए, फिर हम 1 लाख पर आए। बट जनवरी के बाद हमारा टेस्टिंग ट्रेंड गिरता ही चला जा रहा है और अभी मैं बात करूं तो 40 से 50 हजार टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा। ऐसा लेटर भी गया है सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से सारे स्टेट्स को कि वो टेस्टिंग बढ़ाएं। जी। लेकिन टेस्ट पॉजिटिविटी जो हमको पहले 0.1% दिखाई दे रही थी जनवरी में, जी, टोटल टेस्ट पॉजिटिविटी कंट्री 0.1%। हाँ, हाँ, वो धीरे धीरे राइज करके आज 0.85 के करीब आ गई है, तो 1% के आसपास जा रही है। अभी एक हाई लेवल रिव्यू में ये भी देखा गया कि जो वेस्ट वाटर सर्वेलेंस हो रही है इंडिया में, जी, उसमें भी जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, उन सब में जो भी सीवेज वाटर साइट्स हैं जो SARS-CoV-2 नेगेटिव चल रही थी या 7 में से 2 साइट्स पे वायरस मिल रहा था, हाँ, अभी वो सारी साइट्स पॉजिटिव दिख रही हैं वेस्ट वाटर में। हाँ, तो इसका क्या मतलब समझेंगे हम? इसका मतलब है जैसे कि डॉक्टर गंगा केतकर ने राइटली कहा कि इन्फेक्शन एंडेमिक हो चुका है। जैसे इन्फ्लुएंजा हमारे साथ रहता है वैसे कोविड-19 भी रहेगा, बट ये बढ़ता घटता रहेगा। बट जब ये बढ़ेगा तो बेटर है कि जो भी हमने कोविड के टाइम प्रिकॉशन सीखे हैं कि हम अगर बीमार हैं तो मास्क लगा लें, घर में अपने आप को आइसोलेट कर लें 1-2 दिन के लिए जब तक ठीक नहीं होते, लोगों के साथ बैठ के खाना ना खाएं, हैंडशेक ना करें, हम अपने हाथ बार बार धोते रहें। ये सारे प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे तो इन्फ्लुएंजा का भी प्रिवेंशन होगा और कोविड-19 का भी होगा। बट अभी भी कोविड-19 की सिचुएशन में ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत क्लोजली इसको वॉच करना चाहिए, कॉम्प्लेसेंसी नहीं रखनी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमें अभी इसका इन्फेक्शन का या पैंडेमिक का ट्रेंड पता नहीं है एंड पैंडेमिक इज येट नॉट डिक्लेयर्ड एज ओवर, तो हमें इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। आपकी बात में जो चेताने वाली बात है, जो कॉशन है, वो भी हमें समझ में आ रही है। और स्वेज सैंपलिंग से जुड़ी एक और बात हम थोड़ी देर में आपसे जरूर पूछेंगे। फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं नोएडा से, संजीव सांगला हैं। संजीव सांगला जी, क्या जानना चाहते हैं? आप सवाल पूछ सकते हैं जी, बताइए। तो करीब 1 महीने पहले मुझे फीवर हुआ था और सूखी खांसी थी। अच्छा। 3-4 दिन तक नहीं ठीक हुई तो मैंने एक डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। उन्होंने मुझे ये एंटीबायोटिक्स सजेस्ट की 5 दिन के लिए। मेरा बुखार तो ठीक हो गया लेकिन मेरी खांसी नहीं जा रही है, वो सूखी खांसी अभी भी सारे दिन लगी रहती है। कितने दिन हो गए आपको? करीब 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है। डॉक्टर अनंत मोहन, सब लोग इस चीज से परेशान हैं, क्या इलाज है? जी हाँ, ये ज़रूर है कि वायरल इन्फेक्शन जो इस बार दिखा लास्ट 2 महीने में हमको, उसमें एक मेजर ये चेंज जो पहले के मुकाबले दिखा है कि बुखार जल्द ठीक हो रहा है, 1-2 दिन में बुखार ठीक हो जाता है, बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द वगैरह सब कुछ होता है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है, एनर्जी की कमी जो है वो भी इम्प्रूव होती है, बट खांसी काफ़ी परसिस्ट करती है काफ़ी लंबे टाइम तक। ये हो सकता है इस वायरस का इसका एक मैनिफेस्टेशन ही हो, क्योंकि वायरस तो अपने आप हर बार थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन बदलता है, हर वायरस का एक अपना अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है, उसका एक किस तरह से वो एक्ट करता है बॉडी पे। तो हो सकता है ये उसका एक टिपिकल एक क्लिनिकल फीचर हो, जैसे अब एक हम मैनिफेस्टेशन बोले। बट हाँ, ये सही है, मोस्टली ठीक भी हो जाता है लेकिन टाइम लगता है। हम लोग तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं प्रेस्क्राइब करते, मोस्टली
वही लोकल थेरेपीज, थोड़ा बहुत गार्गल करने को बोलते हैं, स्टीम इनहेलेशन पे जरूर जोर देते हैं, कफ सिरप्स बोलते हैं, एंटी एलर्जिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत दिक्कत है, कंटिन्यूस खांसी है, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर जो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किए हैं, जिसका फायदा भी लोगों को होता है। बहुत रिफ्रैक्टरी या सीवियर केसेस में स्टेरॉइड का एक शॉर्ट कोर्स टैबलेट्स का देना पड़ जाता है, बहुत ही सीवियर केसेस में, बहुत माइनॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो ये हमारा मैनेजमेंट प्लान इसमें है। बट ये बात सही है, खांसी कई लोगों को काफ़ी परसिस्ट करी, बट ये भी होना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा है और भी कुछ लक्षण आए तो इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। और लक्षण कैसे? जैसे मान लीजिए साथ में फिर से बुखार आ गया, अच्छा, मान लीजिए फिर कुछ हो गया, तो देखना चाहिए कि कहीं कोई सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कुछ और तो नहीं। वैसे भी लंबी खांसी के लिए फिर एक्सरे या बलगम की जांच जो भी है वो कराया जाए। जी, तो कार्यक्रम में फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत, और चलते हैं डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर के पास। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, आपसे हम यहाँ ये समझना चाहेंगे, जो तस्वीर हमारे सामने है, ऐसे में जबकि लोग बहुत जिसको भी जुकाम होता है या जिसको इन्फ्लुएंजा हो रहा है, उसको बाद में बहुत दिनों तक खांसी और ये तमाम चीजें हो रही हैं, क्या ये संभव है कि घर में किसी एक व्यक्ति को अगर ऐसे लक्षण आए तो बाकी लोग अपने आप को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं? बेसिकली हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम क्या ध्यान रखें, क्या प्रिकॉशन लें, क्या नई चीज करें, खासतौर से तब जबकि हम पिछले लगभग 3 साल कोविड के दौरान गुजार चुके हैं। सबसे बड़ी बात हमको एक याद रखना है कि कोविड में जो हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जाना है, उसका हमने पालन करना आगे भी ये जरूरी है। अभी जैसा अगर समझो मुझे बुखार हो गया, खांसी आ गई, जुकाम हो गया जी, और मैं घर में आया हूं, तो मैंने मास्क पहनना, थोड़ा सेफ डिस्टेंस रखना, घर में के बुजुर्गों ने जो जिनको ये इन्फेक्शन होने का डर रहेगा और वो शायद हॉस्पिटलाइज होने के डर से परेशान हो, उन्होंने भी मास्क पहनना जब भी कभी संपर्क में आते हैं, ये बहुत जरूरी है। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उनको अगर बीमार है तो उनको जबरदस्ती स्कूल भेजना ये अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो घर आएंगे, वो दूसरे बच्चों को भी पहले ही दिया होगा, घर में के लोगों को वो दूसरे बच्चे भी दे देंगे। तो ये इन्फेक्शन रोकने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना जरूरी है। अब आपने एक सवाल पूछते वक्त एक चीज बोली कि मुझे जब इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद में बुखार वगैरह सब कम हो गया, मैं खांस रहा हूं, तो क्या उस समय पे ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का डर रहेगा? ये डर नहीं होता है। जब आपका बुखार कम हो जाएगा तो उसके बाद में बुखार नहीं है तो आप दूसरों के लिए इन्फेक्शस रहने का चांस बहुत कम होता है। तो जब हमको बुखार है, खांसी है न, या मुझे सांस फूल रही है, उस टाइम पे लेकिन मैंने ये एहतियात बरतना, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये हमको याद रखना चाहिए। इसी बात में डॉक्टर गंगा खेड़कर, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता है कि उनको बाकी तो तमाम लक्षण है लेकिन बुखार नहीं है, और ये लक्षण मान लीजिए किसी को आज से शुरू हुए कि जिसको जुकाम लग रहा है, खांसी है, लेकिन बुखार नहीं है, तो क्या हम मान लें कि उसको इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ, उसको साधारण जुकाम हुआ है? मैं तो ऐसे ही सोचूंगा, क्योंकि जब बुखार नहीं है तो इन्फेक्शन है, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, तो सिम्टम के आधार पे अगर मेरे को कहीं ऐसे लगा कि वो इस किस्म का मरीज है, ठीक है, जो जैसे हम बोलते हैं जिनकी प्रतिकार शक्ति बहुत कम हुए वाली है, कोई कैंसर का मरीज है, कीमोथेरेपी लिया है जी, या HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति है जी, उन लोगों में बुखार ये लक्षण मैं ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा।
मैं उस टाइम पे मैं सोचूंगा शायद ना इनको एहतियात बरतना है, इनको होगा ये समझना और टेस्ट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है डॉक्टर अनंत मोहन, एक और इम्पोर्टेंट बात, लोगों को जिनको भी इन्फ्लुएंजा हो रहा है या इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, कोई भी परिवार में रेड फ्लैग साइन वो क्या समझे कि कब अब तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है या कहीं अस्पताल ले जाने की जरूरत है, वो क्या होंगे? अगर देखिए, एक तो रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखें, वो अलग बात होगी, बट अगर उनको सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में फीवर जो कि ठीक नहीं हो रहा 2-3 दिन के बाद, इन स्पाइट ऑफ पैरासीटामोल जो भी ले रहे हैं उसके बाद भी, खांसी जो बढ़ती जा रही है, बलगम बढ़ता जा रहा है या येलो या ग्रीनिश हो रहा है, सांस लेने में दिक्कतें अगर होने लग गई, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उनको सच में लग रहा है कि सांस फूलने लगी, दैट मीन्स कि ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी में नहीं है, शायद नीचे भी चला गया, तो वो तुरंत उनको जाना चाहिए। आजकल तो सबके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट भी है, अगर लगे तो उसको इस्तेमाल कर लें। अगर सैचुरेशन डाउन हो रहा है तब तो तुरंत जाना चाहिए। और अगर और कोई सिस्टमिक सिम्टम्स हो, फॉर एग्जांपल सिर्फ नाक कान गले के ही नहीं, मान लीजिए कभी लूज मोशंस भी हो सकते हैं, वायरल फीवर में लूज मोशंस और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, अगर वो भी तकलीफ दे रही हैं तो उस टाइम पे एक बार हॉस्पिटल में जाना चाहिए कि कहीं कुछ और तो नहीं है साथ साथ। तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं जिसको लेके आई थिंक डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। जी डॉक्टर निवेदिता, ये भी विशेषज्ञों का अंदाजा है कि मार्च के आखिर तक इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले जो हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये क्या वही बदलते हुए मौसम की वजह से होगा? और अभी जो दिल्ली में मौसम है, अगर उत्तर भारत की बात करें, कुछ जगहों पे बारिश भी हुई है, क्या आपको क्या लगता है इन तमाम जो अंदाजे हैं उसके हिसाब से? जैसा मैंने कहा कि इसकी 2 पीक्स होती हैं और अभी हम विंटर पीक फेस कर रहे हैं। विंटर पीक जनरली मार्च एंड में सबसाइड कर जाती है। कभी कभी आपने जैसा कहा बारिश आ रही है और थोड़ा सा वेदर डिफरेंट है, तो हो सकता है अप्रैल मिडिल तक चली जाए, बट ऑलरेडी हमारी जो सर्वेलेंस है उसमें हम लोग एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन्फ्लुएंजा का देख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि मिडिल ऑफ अप्रैल तक इसके केसेस बेसलाइन पे आ जाएंगे। मतलब आपका कहना ये है कि जो पीक है वो निकल चुका है? पीक इन्फ्लुएंजा का निकल चुका है, लेकिन पहला जो हमारा सर्वेलेंस का एक्सपीरियंस है, हमने 2021 में देखा कि जब इन्फ्लुएंजा गिरता है तो कोविड राइज होता है, तो अच्छा। उनका एक इनवर्स रिलेशनशिप था। और 2021 में भी हमारा H3N2 प्रेवलेंट था, और जब H3N2 नीचे गया तब ओमिक्रॉन वेव हमने एक्सपीरियंस करी। लेकिन 2022 में H1N1 था, और H1N1 और कोविड के केसेस साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। आप जो प्रश्न डॉक्टर गंगा खेड़कर से पूछ रहे थे, तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि H3N2 और SARS-CoV-2 का हमने एक इनवर्स रिलेशनशिप देखा था 2021 में। एक का घटना एक का बढ़ना, एक का घटना बिल्कुल क्रिस क्रॉस कर रहे थे दोनों, एक घट रहा था दूसरा बढ़ रहा था। ओके। उसके बाद 2022 में हमने देखा कि जब H3N2 गायब हो गया, H1N1 आ गया, तो दोनों वायरसेस का कोएग्जिस्टेंस देखा हम लोगों ने। जो कोविड की एक शॉर्ट पीक आई थी अगस्त सितंबर में 2022 में, उस समय दोनों वायरसेस कोएग्जिस्ट कर रहे थे। बट दैट वो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, पहले डेल्टा वेरिएंट था और H1N1 था। अभी फिर H3N2 नीचे जाएगा, तो हमें पता नहीं वायरस का क्या बिहेवियर है, तो डेफिनेटली हमें कोविड को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। आपने स्वेट सैंपलिंग से जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में भी आपने बताया कि कई शहरों में वहां वो दिखाई दे रहा है। सब समय कार्यक्रम में जितना है उसके हिसाब से अब हम चाहेंगे कि आप चलते चलते अपनी बात रखें। डॉक्टर गंगा खेड़कर, अब जो तस्वीर सामने उभर रही है, डॉक्टर निवेदिता ने भी जो बात अभी सामने रखी है, उन्होंने थोड़ा सा चेताया भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा आश्वस्त करते हैं हम सबको, आप क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर अभी की जो तस्वीर है उसे देखते हुए? मैंने जैसे पहले ही बोला, जो बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, जिन छोटे बच्चे जिनकी उम्र बहुत कम है, उन लोगों ने थोड़ा सा कंसर्न बताना ये बहुत जरूरी है। आम लोगों ने डरना नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है। ये आएगा, ये जाएगा भी ना, क्योंकि उसका जाने का समय नजदीक आ चुका है। हमको थोड़े दिन संभल के रहना है, और संभलना बहुत आसान है, ये हमको याद रखना है। कभी भी कोविड का एक्सपीरियंस जिन लोगों ने लिया है
उन्होंने जिंदगी भर उसको याद रखना है, जब जरूरत गिरती है उसको पालन करना है, ये जरूरी है। जी डॉक्टर अनंत मोहन, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे ख्याल रखें हम सब क्या करें? बहुत जरूरी बातें बताइए जल्दी से। मेरे ख्याल से तो जो बार बार हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कह रहे हैं उसको एक्सपैंड करके अब इन्फ्लुएंजा अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी है, शायद रेस्पिरेटरी वायरस अप्रोप्रिएट बिहेवियर में एक्सपैंड कर दें। ठीक है, क्योंकि वो दोनों को बचाएंगे। जी समय माफ कीजिए बिल्कुल समाप्त हो गया है। डॉक्टर अनंत मोहन, डॉक्टर निवेदिता, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद आप सभी का भी कार्यक्रम देखने के लिए। और चलते चलते अकील अब्बास जाफरी के शेर के साथ हम बात को खत्म करना चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि रहिए अहबाब से कटकर कि वबा के दिन हैं, सांस भी लीजिए जरा हटकर वबा के दिन हैं। बहुत ध्यान रखिए अपना, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल चुका है और अब जन साधारण के असाधारण कार्यों को भी पहचान मिल रही है और देश को मिल रहे हैं हमारे पर।